हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कौन सी इतिहास ग्रंथ की रचना किए हैं? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्हीं से जुड़े कोटेशनों को हल करेंगे, क्योंकि 2021 में कोटेशनों से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। 2021 के टीजीटी परीक्षा में डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास से लगभग 5-6 कोटेशन आए थे। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक का प्रकाशन सर्वप्रथम 1986 ईस्वी में हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन 1986 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ। अब तक इसके लगभग 25 से अधिक संस्करण आ चुके हैं। इस पुस्तक के अब तक, जब से लिखे हैं तब से लेके अब तक 25 से अधिक संस्करण मार्केट में आ चुके हैं। तो चलिए पहला कोटेशन देखते हैं। संसार को समझना दर्शन का काम है। संसार को समझना दर्शन का काम है। उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न हुआ। देखिए, अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं कि संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना करना साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य के विकास को समझने का यत्न हुआ है। उसी विकास में वह अपने इस पुस्तक को लिखे हैं कि संसार को समझना तो दर्शन का काम है। जो दार्शनिक होते हैं, विचारक, जैसे प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, तो संसार को समझना तो दर्शन शास्त्र का काम है। उसे बदलना, उसे कैसे बदला जाता है समाज को, वह राजनीतिक व्यक्ति जाने, लेकिन उसकी पुनर्रचना साहित्य का दायित्व है कि उसको दोबारा कैसे रचित किया जाता है, यह साहित्य का दायित्व है। इसी रूप में साहित्य का विकास समझने का यत्न हुआ है। पहला कोटेशन उन्होंने अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं। दूसरा कोटेशन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस की भले केंद्र में रहते हो। क्या लिखे कि रामचंद्र शुक्ल के बारे में डॉक्टर चतुर्वेदी जी लिखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, कि रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस की भले ही केंद्र में रखते हो। कि रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस को केंद्र में भले ही रखते हो, पर उनका आलोचना और इतिहास विवेचन उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ। यह दूसरा कोटेशन है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में क्या लिखते हैं शुक्ल जी के बारे में कि रामचंद्र शुक्ल सांस्कृतिक मूल्यों के लिए रामचरितमानस की भले ही केंद्र में रखते हो, पर उनका आलोचना ग्रंथ इतिहास विवेक उनके युगीन साहित्य सृजन छायावाद से जुड़कर ही पुष्ट हुआ। कि रामचंद्र शुक्ल को इन्होंने छायावादी युगीन की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ माने हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तीसरा देखिए, तीसरा कोटेशन क्या लिखते हैं
चंदर बरदाई के बारे में, भक्ति काल के कवियों के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं। चंद बरदाई कबीर, जायसी, तुलसी देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भ में रखकर समझा जा सकता है। देखिए तीसरा कोटेशन क्या लिखते हैं कि चंद बरदाई ये आदिकाल के कवि हैं और ये भक्ति काल के कवि लिए हैं। इनमें तीनों काल के कवि लिए हैं। भक्ति काल के कवि कबीर, जायसी, तुलसी और देव रीतिकाल के कवि और आधुनिक काल के भारतेंदु जी को लिए हैं कि चंद बरदाई कबीर, जायसी, तुलसी देव, भारतेंदु के कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है और न केवल समकालीन संदर्भों में। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उनका मूल्यांकन करे। अब देखिए इन कवियों के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या लिखते हैं कि चंद बरदाई कबीर, जायसी, तुलसी देव, भारतेंदु के कृतित्व मतलब उनके लेखनी को सिर्फ कृतित्व को न सिर्फ उनके युगीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है कि मन उस युग के थे तो इसीलिए उस युग के समान वह रचनाएं किए और न केवल समकालीन संदर्भों में मतलब ना उनके युग के संदर्भों में रखकर उनके ग्रंथों को समझा जा सकता है, न आज के युग में समकालीन संदर्भों में रखकर समझा जा सकता है। इतिहासकार का यह दायित्व है कि इन दोनों युगों का रिश्ता मतलब उस समय जब वह रचना किए तब और आधुनिक युग में, समकालीन युग में दोनों युगों का रिश्ता और क्रिया प्रतिक्रिया स्पष्ट करते हुए वह रचनाकार के संप्रेषण को प्रशस्त करे और व्यापक परंपरा के अंतर्गत उनका मूल्यांकन करे कि अगर किसी के रचनाओं का मूल्यांकन करते हो या उस पर आलोचना ग्रंथ लिखते हो तो उनको उनके युग के और आधुनिक काल के दोनों प्रवृत्तियों का रिश्ता स्थापित करके उनके क्रिया प्रतिक्रिया को स्पष्ट करते हुए ही उनका मूल्यांकन करें। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना है विभिन्न कवियों के लिए। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। देखिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत मोटा ग्रंथ है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित, लेकिन हम उनमें से जो जरूरी पंक्तियां हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं उन्हीं पंक्तियों को चुनकर हमने यहाँ पे रखा है। यह 2 भाग में हम पढ़ा देंगे, 2 वीडियो में आप लोगों को हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास को 2 वीडियो में हम पूरे बुक को कवर कर लेंगे जिससे आप लोगों को उतनी मोटी बुक पढ़ना ना पड़े। चौथा कोटेशन वह क्या कहते हैं, चौथा कि इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सकें। अभी तक के इतिहास में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यह प्रयत्न है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा परखा जा सके। मतलब इन्होंने सभी लेखकों के साहित्य इतिहास से श्रेष्ठ अपना साहित्य बताए हैं कि इतिहास की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कि यह भी जरूरी है कि हम युग विशेष की संवेदना को समझें और उस युग के साहित्य में उसकी साझेदारी का विश्लेषण कर सके। अभी तक के इतिहास में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का
इतिवृत्त कथन अलग होता है और साहित्य धारा का दिग्दर्शन अलग। यह प्रयत्न है कि साहित्य और संवेदना को एक साथ देखा जा सके कि अब तक तो अलग अलग उनका विश्लेषण हुआ है कि लेकिन मैं हिंदी साहित्य संवेदना के विकास में इन दोनों को एक साथ रख के और परख रहा हूँ, अपने कसौटी पर कस रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या कहा कि पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था। देखिए, पुराने समय में वह कवियों के लेखकों के ग्रंथों को देखकर ही अपने ग्रंथ को लिखे हैं और उसमें अपना मत दिए हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रचनाएं करते थे और आधुनिक युग में कैसे रचनाएं हो रही है। कि पुराने समय में राजा का मनोरंजन तरह तरह से किया जाता था। आज उस स्थिति में उपभोक्ता आ गया है। जो भी इस समय के मुहावरे में राजा कहा जा रहा है, यो मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो। ऐसे समय में साहित्य के ऐसे में इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्वक निराकरण करे। पहले देखिए, पहले राजा के मनोरंजन के लिए राज दरबार में कवि हुआ करते थे, तो राजा के बड़ाई में अपने कविताओं को रचा करते थे, उनके युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, उनकी नायिकाओं का नक्शिक वर्णन करते थे, उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन करते थे। लेकिन उसी स्थान पर आज की स्थिति में उपभोक्ता आ गया है। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग कर रहा है राज का, जो इस समय मुहावरे के रूप में राजा कहा जा रहा है, यो मनोरंजन, संचार और साहित्य की सीमा रेखाएं जैसे बदलने का यत्न चल रहा हो। यह ऐसा राजा है कि इतिहास की सीमा रेखाएं बदलने का यत्न चल रहा हो इस जमाने में। ऐसे समय में साहित्य के इतिहासकार का दायित्व है कि वह इस परिदृश्य का विवेकपूर्वक निराकरण करे। अब देखिए, चौथा कोटेशन वह क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब भाषा के विषय में क्या कहे हैं कि भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी कहा गया है, बोली, रूप और जातीय क्षेत्रों की सृजनात्मक निष्पत्ति ही हिंदी भाषा और साहित्य है। समझ गए? भाषाओं के बारे में, बोलियों के बारे में उनका क्या कहना है कि भाषा विज्ञान में जिन्हें बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी कहा जाता है, भाषा के क्षेत्र में बोली, रूप और जातीय क्षेत्रों की सृजनात्मक निष्पत्ति हिंदी भाषा का साहित्य है। यह बोलियों से मिलकर ही हिंदी भाषा का साहित्य सृजनात्मक माने लिखा जा सकता है, उसकी सर्जना किया जा सकता है। यह भाषा विज्ञान के बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा कहा गया है अपने हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में। 7वां कोटेशन वह क्या कहते हैं कि हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। हिंदी भाषा को वह क्या माने हैं, संश्लिष्ट माने हैं। पूछ सकता है कि हिंदी भाषा को संश्लिष्ट किसने माना है, तो वह राम स्वरूप चतुर्वेदी। और कहाँ पे इसका वर्णन किए हैं, तो हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में। तो क्या लिखते हैं, हिंदी मध्य देशीय और कहा जाए तो भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा संस्कृति की वास्तविक प्रतिनिधि है। भारतवर्ष की संश्लिष्ट भाषा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व माने है हिंदी को।
हिंदी भाषा के विषय में उनका यह कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। यह रोचक तथ्य है। नेक्स्ट कथन क्या लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन दो कवियों ने किया है, यानी अज्ञेय और मुक्तिवेद, अज्ञेय जी और मुक्तिबोध को समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्वकर्ता माने हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अज्ञेय जी को और मुक्तिबोध जी को समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्वकर्ता माने हैं। तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। अब यह समझ लीजिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अज्ञेय और मुक्तिवेद को समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्वकर्ता माने हैं और कह रहे हैं कि उनका मातृभाषा क्रमशः अज्ञेय और मुक्तिबोध की मातृभाषा पंजाबी और मराठी कही जाएगी। यह रोचक तथ्य है कि समकालीन हिंदी साहित्य का नेतृत्व जिन जो कवियों ने किया है, यानी अज्ञेय और मुक्तिवेद, तकनीकी ढंग से उनकी मातृभाषा क्रमशः पंजाबी और मराठी कही जाएगी। अब देखिए इन लोगों को, दोनों लोगों को, अज्ञेय को और मुक्तिबोध जी को हिंदी साहित्य का नेतृत्वकर्ता माने हैं और कहे हैं कि उनकी मातृभाषा पंजाबी और मराठी समझी जाएगी या कही जाएगी। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा और संवेदना के विकास को संपूर्णता से पढ़ रहे हैं कि उससे जितने कोटेशन बन सकते हैं उतने कोटेशन इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश की है। इससे आप लोगों को उतनी मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नवा कोटेशन क्या लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि आदिकाल के प्रसंगों में हमने परिलक्षित किया था कि यहाँ मनुष्य का ईश्वर की महिमा से उयुक्त रूप में वर्णन हुआ है। जब भी भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है, आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था के रूप में स्वीकृति होती है। साहित्य या कलाओं में उनका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं कि आदिकाल के प्रसंग हमने परिलक्षित किया था। आदिकाल में हमने प्रसंग जो था वह परिलक्षित किया था कि यह मनुष्य का ईश्वर की महिमा से उयुक्त रूप में वर्णन हुआ है कि आदिकाल में ईश्वर और मनुष्य से घनिष्ठता संबंध बताए हैं आदिकाल में, जबकि भक्ति काल में यह चित्रण ईश्वर का मनुष्य के रूप में हुआ है। देखिए आदिकाल में ईश्वर और मनुष्य में आदिकाल के प्रसंगों में ईश्वर और मनुष्य की महिमा का चित्रण हुआ है, जबकि भक्ति काल में ईश्वर का चित्रण मनुष्य रूप में हुआ है। देख रहे हैं भक्ति काल में ईश्वर का चित्र। एक क्यों यह बात लिखे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि आदिकाल में ईश्वर और मनुष्य की महिमा का वर्णन हुआ है, कि मनुष्य का अपने जगह पे महिमा का वर्णन हुआ है आदिकाल में और ईश्वर का अपने जगह पे, लेकिन भक्ति काल आते आते ईश्वर का वर्णन मनुष्य के रूप में हुआ है। जैसे अब कृष्ण को देख लीजिए, कृष्ण क्या थे? कृष्ण भगवान थे, ईश्वर थे, फिर भी उनका मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। सूरदास की कविताओं में देखिएगा कि भक्ति काल में मनुष्य रूप में श्री कृष्ण को दिखाया गया है, राम जी को भी मनुष्य रूप में दिखाया गया है। तो इसीलिए वह अपने संवेदना इतिहास में कहते हैं कि आदिकाल में तो ईश्वर और मनुष्यों के महिमा का वर्णन हुआ है, लेकिन भक्ति काल में ईश्वर का चित्रण मनुष्य रूप में हुआ है। आगे फिर रीति काल में ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। अब देखिए रीति काल में
भक्ति का और भी बदतर हो गया। आदिकाल में तो ईश्वर और मनुष्यों की महिमा का गुणगान हुआ है। ईश्वर को ईश्वर के जगह पे रखे और मनुष्यों को मनुष्यों के जगह पे, लेकिन भक्ति काल आते आते ईश्वर ही मनुष्य बन गया है। ईश्वर का गुणगान मनुष्यों के रूप में हुआ है। और रीति काल आते आते और स्थिति दयनीय हो गई है। ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ है। देखिए, रीतिकाल में और ईश्वर के और मनुष्यों की दयनीय स्थिति हो गई कि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण होता है। और आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र बनता है। आज जब आधुनिक काल में आता है, आधुनिक काल में साहित्यिक रचनाएं होती हैं तो वह मनुष्यों के चिंतन का केंद्र बनता है। वह रचना आधुनिक काल में ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे मनुष्य के चिंतन का केंद्र बनता है कि मनुष्य क्या सोच रहा है, कैसे कर रहा है। आधुनिक काल की रचनाओं में यह व्यक्ति विवेक पर ज़्यादा फोकस किया गया है, बल दिया गया है कि व्यक्तियों से संबंधित रचनाएं हुई हैं, उनके हक से संबंधित रचनाएं हुई हैं आधुनिक काल आते आते। तो देखिए, धीरे धीरे ईश्वर से जुड़ाव छूटता जा रहा है। आदिकाल में ईश्वर को ईश्वर के रूप में चित्रित किया गया था, जबकि भक्ति काल आते आते ईश्वर का मनुष्य रूप में चित्रण हुआ। और रीति काल आते आते मनुष्य और ईश्वर दोनों को मनुष्य रूप में चित्रण हुआ, जबकि आधुनिक काल में सिर्फ मनुष्यों का ही चित्रण हुआ है, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। मनुष्य प्रगतिवादी जिसे कहते हैं आधुनिक काल में, वह मनुष्यों का ही बस मनुष्य ही केंद्र में रहा है। साहित्यकारों के दृष्टि में आधुनिक काल में बस मनुष्य ही केंद्र में रहा है। साहित्य या कलाओं में उनका चित्रण प्रासंगिक नहीं रह जाता। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना है भक्ति के विषय में। यह ईश्वर के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का अपना मत है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल देखिएगा। आपको हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास को दोबारा नहीं, उस इतिहास ग्रंथ को पढ़ना पड़ेगा और इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा 2022 के टीजीटी पीजीटी में। अब 10वां कोटेशन वह क्या कहते हैं कि काव्य के स्तर पर यह समझ सकना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही अहम का बलिदान। कि कह रहे हैं कि काव्य के स्तर को यह समझना आसान है कि प्रेम और भक्ति दोनों का उद्देश्य एक ही है कि अहंकार का बलिदान कर देना, मतलब त्याग कर देना। दोनों का उद्देश्य एक ही है कि अहंकार का त्याग देना। अहंकार को त्याग देना ही काव्य प्रेम और भक्ति का मेन उद्देश्य है। प्रेम और भक्ति का दोनों का मेन उद्देश्य क्या है? अहंकार का बलिदान कर देना या त्याग देना। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते कहते आप लोग बार बार कह रहे हैं हम, इसलिए कि आप लोगों को ये भी याद हो जाएगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने किस इतिहास ग्रंथ को लिखा। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, बार बार दोहरा रहे, जिससे एक दो प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 11वां कोटेशन क्या कहते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कि इलियट के साक्ष्य पर। देखिए, पाश्चात्य वैज्ञानिकों के विषय में क्या लिखते हैं कि इलियट के साक्ष्य पर तो कहा जा सकता है कि कविता भी अपने अहम भाव में निष्कृत है। यो प्रेम और भक्ति की समानांतर प्रक्रिया कविता या कला में दृष्टव्य है, जो मूलतः ऐहिक है। मतलब कविता के कला दृष्टि जो समानांतर में चल रहा है वह ऐहिक है। ऐहिक मतलब इस लोक का चित्रण हुआ है, इलियट के साक्ष्य से प्राप्त हुआ है।
12वां कोटेशन क्या लिखते हैं कि पुनर्जागरण जो दो जातीय संस्कृतियों की टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। देखिए, पुनर्जागरण मतलब भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। कि पुनर्जागरण जब दो संस्कृति आपस में टकराई है, उसी से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा ही क्या है? पुनर्जागरण है। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है। और देखिए, छोटा कोटेशन है, शायद यह पेपरों में पूछ सके, तो हर एक कोटेशन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 13वां कोटेशन क्या लिखते हैं कि पुनर्जागरण का एक चिन्ह, पुनर्जागरण के विषय में ही लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कि पुनर्जागरण का एक चिन्ह यदि दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट है, तो दूसरा चिन्ह यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के संपूर्ण संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। देख लीजिए, ऊपर कोटेशन में लिखा है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों का टकराहट है, तो उसी को काटते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि अगर पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट का स्वरूप है, तो दूसरा चिन्ह यह भी कहा जा सकता है कि वह मनुष्य के संश्लिष्ट रूप की खोज और उसका परिष्कार करना चाहता है। 14वां कोटेशन क्या कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का 14वां कोटेशन है, 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका में एट्स थे। एट्स एक वैज्ञानिक का नाम है। एट्स क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है। और गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। तो वही लिखते हैं कि 20वीं सदी के अंग्रेजी साहित्य में रवि ठाकुर की अंग्रेजी गीतांजलि की भूमिका के लेखक कौन थे? एट्स थे। 15वां कोटेशन है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य। माइकल मधुसूदन जी क्या है? एक बंगला कवि हैं और इनके बंगला काव्य मेघनाथ वध 1961 को माना गया है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल, पुनर्जागरण का पहला प्रतिफल क्या मानते हैं भारतीय साहित्य में? कि माइकल मधुसूदन दत्त बंगला काव्य, मेघनाथ वध क्या है? बंगला काव्य है। और यह किसने लिखा है? कि माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है। और कब लिखा है? तो 1861 ईस्वी को लिखा है। तो यही पुनर्जागरण के प्रतिफल किस ग्रंथ को माने हैं? तो मेघनाथ वध को माने हैं। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो माइकल मधुसूदन द्वारा लिखा है। और कब लिखा है? तो 1861 ईस्वी में लिखा माने हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। 16वां कोटेशन क्या लिखते हैं अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में? कि रामविलास शर्मा, अब देखिए रामविलास शर्मा के बारे में लिखे हैं कि रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास, देखिए यहाँ है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास किसने लिखा है? तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। तो वही लिखते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी कि रामविलास शर्मा एक आलोचक थे और उनके ग्रंथ का क्या नाम था? कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास। परंपरा में ठीक ही लिखा है, उसकी परंपरा में ठीक ही लिखे हैं रामविलास शर्मा कि यह प्रतिज्ञा पत्र है।
भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है कि रामविलास शर्मा के इतिहास ग्रंथ भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास को उस परंपरा कहते हैं कि वह उस परंपरा में ठीक ही लिखे हैं कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि रामविलास शर्मा ने जो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास लिखा है वह आधुनिक युग में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में उनका ग्रंथ स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामविलास शर्मा और उनके इतिहास ग्रंथ भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास के बारे में अपना मत व्यक्त किए। रामस्वरूप चतुर्वेदी। 17वां कोटेशन है कि राम प्रसाद निरंजनी। देखिए अब राम प्रसाद निरंजनी और उनके ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का क्या कहना है। इतिहास ग्रंथ लिखते ही है कि सबके बारे में जांच परख कर वह अपना मत प्रस्तुत करते हैं और अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करते हैं, हर इतिहासकार। तो राम प्रसाद निरंजनी के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक, गद्य लेखक मानते हुए आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के आधुनिक काल में लिखते हैं कि अब पूछेगा कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी। किसने राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य माना है, तो वह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। देखिए यहीं से 2 क्वेश्चन बन गया कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन है, तो वह राम प्रसाद निरंजनी है। और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक कौन माना है, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी माने। अब देखिए अब वह लिख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में के आधुनिक काल में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? राम प्रसाद निरंजनी के बारे में शुक्ल क्या लिखते हैं, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने बताया है कि यह पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बाज कर सुनाया करते थे। राम प्रसाद निरंजनी के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि यह पटियाला दरबार में रहते थे और महारानी को कथा बांट कर सुनाया करते थे। कौन? राम प्रसाद निरंजनी। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट होता है कि मुंशी सदा सुखलाल और लल्लूलाल यह दोनों क्या थे? भाषाविद थे। से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली गद्य का अच्छे परिमार्जित रूप पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहारगत होता था। कि कह रहे हैं कि आधुनिक काल में ही नहीं, लल्लूलाल और सदा सुखलाल भाषा के वैज्ञानिक हैं, बल्कि हिंदी भाषा का विकास बहुत पहले राम प्रसाद निरंजनी के ग्रंथ में देखने को मिलता है। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ ये किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का सबसे पुराना है। इसे हिंदी गद्य का सबसे पुराना पुस्तक राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा भाषा योग वशिष्ठ को ही मानते हैं आचार्य शुक्ल। और किसके अनुसार? रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजों की प्रेरणा से चली आ रही है। इस प्रसंग में यह जोड़ना होगा कि भाषा योग वशिष्ठ किस सन में लिखा गया है, तो 1741 में। या कुछ आगे चलकर ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा किए गए बाइबिल के अनुवाद मूलतः धार्मिक भावना से प्रेरित था। यह किसका मानना है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है। 18वां कोटेशन है, यहाँ तक कि अपने जीवन का अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षणा
लक्षण में ही बोला। किसके बारे में कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी किसके बारे में लिख रहे हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में क्या लिखते हैं कि यहाँ तक कि अपने जीवन के अंतिम संवाद उन्होंने नाटक की लक्षण में ही बोला कि जैसे नाटक में वो अपनी नाटकें लिखते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसी अंदाज में है कि जब वो मर रहे थे, भारतेंदु जी मृत्यु हो रही थी, निकट आई थी, तो उसी अंदाज में बोले, नाटक के अंदाज में, कि हमारे जीवन नाटक का प्रोग्राम, कि हमारा जीवन क्या है? एक नाटक है जिसमें नित्य नया नया छप रहा है। पहले दिन ज्वर की, अब देखिए, पहला दिन है उन्हें बुखार हुआ, दूसरा दिन है दर्द हुआ, तीसरा दिन खांसी आई, चौथा दिन सीन हो चुकी, मतलब चौथा दिन वह सारा सीन हो चुका है, सारा जब्त हो चुका है। देखे लास्ट नाइट कब होगी, कि कब मेरी मृत्यु अब होगी, कि पहला दिन है तो बुखार आया, दूसरे दिन से दर्द हुआ, तीसरा दिन है खांसी आई, अब सीना हमारा एकदम सीन हो चुका है, बंद हो चुका है। अब देखे लास्ट नाइट कब होगी, कि इन्हें तपेदिक के मरीज कहा जाता है, और इनका मृत्यु, भारतेंदु युग का मृत्यु, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मृत्यु टीबी से ही हुआ है, क्षय रोग से। तो देखिए कि अंतिम समय जब भारतेंदु जी की मृत्यु निकट आई थी, तब भी वह नाटक के ही अंदाज में बोले कि हमारे जीवन में नित्य नया नया प्रयोग होता है, रहता है। जैसे नाटकों में होता है नित्य नया नया, वैसे ही हमारे जीवन में ही, हमारा जीवन भी क्या है? एक नाटक का प्रोग्राम है जिसमें नित्य नया नया चीज़ें छप रही है। अब देखिए, पहले दिन क्या हुआ? मुझे बुखार हुआ, फिर दूसरे दिन दर्द हुआ, तीसरे दिन खांसी आई, अब मेरा ये सीना क्या हो गया है? बंद हो गया है। अब पता नहीं लास्ट नाइट, मतलब अगली रात में हम देख पाएंगे कि नहीं, लास्ट नाइट कब होगी। भारतेंदु के संदर्भ में यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। भारतेंदु के संदर्भ में क्या है? यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। यह देखिए, कोटेशन जल्दी याद नहीं रहती है, लेकिन एक एक तुक समझिए कि बुखार, दर्द और खांसी किसके बारे में है? कि भारतेंदु जी का कम उम्र था, 35 साल, कि 1850 में इनका जन्म हुआ भारतेंदु जी का, और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 35 साल में भारतेंदु जी की मृत्यु हो गई। तो वह देखिए, दर्द, बुखार और खांसी के किसके साहित्य ग्रंथ, किसका कोटेशन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। और किसके बारे में है? तो भारतेंदु कम उम्र तक जिंदा रहे, तो उन्हीं के विषय में यह कथन है। इतनी एक एक कीवर्ड को पकड़ेंगे तभी ये कोटेशन याद रहेगी। और मैं बार बार पढ़ रही हूँ इसलिए कि पेपर में आए तो ये याद रहे चाहे न रहे, लेकिन आपको कई बार हम रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बार बार कह रही हूँ। तो यह कोटेशन आप लोगों को सामने आएगा परीक्षा में, तो दिख ही जाएगा कि यह हम वहीं से पढ़े हैं। द एजुकेशन चैनल आप लोगों को अच्छे चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए। 19वां कोटेशन क्या है? कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का 19वां कथन का है, अंधेर नगरी को समकालीन क्लासिकल की कोटि में गिना जाना चाहिए। जो भारतेंदु जी का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक अंधेर नगरी के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि अंधेर नगरी को समकालीन क्लासिकल की कोटि में गिना जा सकता है, कि यह एक क्लासिकल नाटक है। 20वां कोटेशन क्या कहते हैं? भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी भारतेंदु जी के बारे में। अब देखिए, भारतेंदु जी के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कितना ज़्यादा लिखे हैं,
अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में। अब भारतेंदु जी के बारे में एक और कोटेशन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी का भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी कि विचार, आंदोलन, खड़ी बोली, गद्य और यह एक पक्ष था, जबकि दूसरा पक्ष में संस्कार, रचना, ब्रज, कविता। भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे उतने संस्कारों से नहीं। यहाँ से भी कोटेशन पूछा सकता है कि भारतेंदु विचारों से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में उन्होंने क्या लिखा है कि भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे उतने संस्कारों से नहीं। इतना दूर भी पूछ सकता है। तो यह किसने लिखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भारतेंदु के बारे में। और यह स्वाभाविक था, पहले विचार बदलते हैं, बाद में संस्कार का अनुसरण करते हैं। कि पहले हमारा विचार बदलेगा तभी तो संस्कार हमारा अनुसरण करेगा। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का मानना है भारतेंदु जी के विषय में। 21वां कोटेशन क्या लिखते हैं? ये भी भारतेंदु जी के विषय में ही रामस्वरूप चतुर्वेदी का लिखना है कि भारतेंदु युग के लिए इस दृष्टि से युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थक होगा कि भारतेंदु युग की रचनाओं को या युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकाल कहना विशेष सार्थक होगा कि यह आदिकाल के समान इसमें रचनाएं हुई है, तो इसको आदिकाल कहना सार्थक रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम नरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में। राम नरेश त्रिपाठी का अब आधुनिक काल के कवियों और लेखकों के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना है कि राम नरेश त्रिपाठी का कृतित्व अपने समय के संदर्भ में बहुमुखी है। वे मूलतः कवि हैं। ग्राम गीतों के संकलन का आरंभिक कार्य उन्होंने किया था। कविता कौमुदी के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी नाम से कई जिल्दों में हिंदी, उर्दू, बंगला आदि काव्य धाराओं का आलोचनात्मक सामग्री के साथ संकलन संपादन किया। किसने? तो राम नरेश त्रिपाठी के बारे में लिखते हैं। गद्य के क्षेत्र में तुलसी और उनकी कविता पर विशेष आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। महामना मदन मोहन वाल्मीकि संस्करणात्मक जीवनी लिखी है और बाल साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं। राम नरेश त्रिपाठी के बारे में यह सारा बात रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कहा है। 23वां कोटेशन है कि प्रिय प्रवास के बारे में। प्रिय प्रवास के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना क्या है कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी गद्य का पहला महाकाव्य है। तब खड़ी बोली के गद्य के पहला महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। और इसको किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। हरिऔध जी लिखे। कहा जा सकता है न केवल यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन इसमें एक नई और आधुनिक दृष्टिकोण उद्भवपात मिलता है कि यह अप्रिय प्रवास मात्र पहला महाकाव्य नहीं है हिंदी गद्य की खड़ी बोली का, बल्कि यह आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य है, वरन एक नई और आधुनिक दृष्टिकोण का उद्भवपात है कि मतलब ये इसमें एक नया आधुनिक दृष्टिकोण शामिल है प्रिय प्रवास में। और प्रिय प्रवास में राधा जी के बारे में चित्रण हुआ है। 24वां कोटेशन क्या कहते हैं कि मनुष्य और परम तत्व के बदलते हुए रिश्तों की समीक्षा के क्रम में हमने लक्षित किया था कि आधुनिक काल में मनुष्य संपूर्ण रचना और चिंतन के केंद्र में है। ईश्वर अब व्यक्तिगत आस्था का विषय है।
चित्रण का नहीं है, या चित्रण नहीं है, चित्रण का नहीं है कि आज के ज़माने में ईश्वर क्या है, एक व्यक्तिगत आस्था है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता है। आधुनिक काल में कि मनुष्य और परम तत्व के बदलते रिश्ते, मतलब मनुष्य और ईश्वर के बदलते रिश्ते। जैसे आदिकाल में कुछ और था मनुष्य और ईश्वर का, और भक्ति काल में कुछ और हो गया, रीति काल में कुछ और होगा, और आधुनिक काल तो जब सिर्फ ईश्वर व्यक्तिगत आस्था है, वरना कुछ नहीं है। तो आधुनिक काल के कवियों के रचनाओं का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है, मनुष्य है। ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है आधुनिक काल में कि ईश्वर की रचनाएं होंगी, या भक्ति काल में ईश्वर को ही रचा जाता था। जबकि आधुनिक काल में रचनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है, और मनुष्यों का चिंतन है। 25वां कोटेशन क्या लिखते हैं कि पुराण कथा के प्रति कवि की दृष्टि में पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिसका प्रभाव रचना के समूचे विधान में परिलक्षित होता है। पुराणों के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कहना है। 26वां कोटेशन है, जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, कि जिस प्रकार तुलसीदास पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं। क्यों तुलसीदास को पारिवारिक जीवन का चितेरा किसने कहा है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। तुलसीदास को पारिवारिक जीवन का चितेरे कभी किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। क्यों कहा है? कि क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा, जिसमें एक पारिवारिक जीवन का वर्णन मिलता है, जिसमें क्या है? पारिवारिक जीवन का वर्णन मिलता है। वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त, मतलब जिस तरह भक्ति काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक रचना को लिखे हैं। साकेत राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। यह रामायण के ही आधार पर लिखा गया ग्रंथ है साकेत, जिसमें उर्मिला नायिका के रूप में है। दोनों का एक मूल स्रोत राम कथा है। इन दोनों ग्रंथों का, चाहे रामचरितमानस हो चाहे साकेत हो, दोनों का मूल स्रोत क्या है? राम कथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। यह भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है, बहुत ऊंचा गाथा है रामचरितमानस और साकेत। 27वां विचार क्या दिए हैं कि भारतेंदु के बारे में लिखते हैं। कौन लिखते हैं? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी भारतेंदु के बारे में लिखते हैं कि कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। भारतेंदु के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं कि कविता द्विवेदी युग में उनका संस्कार है, तो गद्य में विचार है। यह कोटेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, शायद आ सकता है 2023 के पेपर में। अभी तो पता नहीं पेपर ही कब होगा 2023 का, टीजीटी का। 28वां कोटेशन क्या कहे कि विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य का अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाएं। विचारों की तेजस्विता और कथन लालित्य अपूर्व सामंजस्य उनके निबंधों में समाहित है। जैसे कबीर और रविंद्रनाथ दोनों एक जगह पर मिल जाए। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है। 29वां कोटेशन है, समाज के हित में जैसी क्रांति सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग है। कि समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया चल रही है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की जाती है।
यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में। तो नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। इसको IMP लगा लीजिए, IMP लगा लीजिए और नोट डाउन कीजिए। यह छोटा सा कोटेशन है, जरूर पूछ सकता है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कोटेशन। तो कविता उत्कृष्ट शब्दों का, यह कविता की उपलक्ष्य में कहे हैं, कविता की परिभाषा देते हुए रामस्वरूप कहे हैं कि कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं 31वां कोटेशन, छायावाद महज संध्या सुंदरी चांदनी रात या नौका विहार का चित्रण नहीं है, वह मूलतः शक्ति काव्य है। कि आदमी कहता है कि छायावाद में बस प्रकृति का ही वर्णन हुआ, नौका विहार का, संध्या सुंदरी का वर्णन हुआ, लेकिन उनका रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह मानना नहीं है। वह तो माने है कि यह मूलतः शक्ति काव्य है। छायावाद के काव्यों को शक्ति काव्य किसने माना, तो यह माने रामस्वरूप चतुर्वेदी। आ जाएगा कि छायावाद को शक्ति काल मूलतः शक्ति काव्य किसने माना है, तो वह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना है। तो वो उनका मानना है कि छायावाद में बस संध्या सुंदरी और चांदनी रात नौका विहार का ही चित्रण नहीं हुआ है, बल्कि वह मूलतः शक्ति काव्य है। 32वां कोटेशन है नई कविता के संबंध में। नई कविता के संबंध में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का मानना है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को समायोजित किया गया है। मतलब कि नई कविता लिखते समय सिर्फ मनुष्यों की ही बात नहीं की गई है, कि नई कविता में तो मनुष्यों को ही केंद्र में रखा गया है, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है और ईश्वर सिर्फ व्यक्तिगत आस्था का विषय आधुनिक काल में हो गया है। तो नई कविता के बारे में लिखते हैं कि नई कविता समग्र मनुष्य की बात नहीं कही गई है नई कविता में, बल्कि मनुष्य के अनुभव खंडों को समायोजित किया गया है। तो आज इस वीडियो में हमने 31 कोटेशनों को शामिल किए हैं। आगे हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हिंदी साहित्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास खत्म कर देंगे। 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। 2 वीडियो में उनके इतिहास ग्रंथ को संपूर्णता से पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे, पार्ट 2 इसका कल लाके उसी से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के इतिहास ग्रंथ को समाप्त कर देंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर यह कोटेशन आप लोगों को समझ में आए, आप लोग के परीक्षा के उपयोग लगे, तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।